मऊ जनपद की बात है तो मऊ में भी हमारे दो मंत्री हैं जो विकास के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के जूनियर लाइब्रेरियन पदाधिकारी रहे शंकर दयाल शर्मा जी, जो भारत के 9वें राष्ट्रपति भी हुए। ऐसे में इतने प्रतिभाशाली लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले या फिर छात्र संघ से निकले, उसके बाद भी इतना लंबा समय लग रहा है छात्र संघ को बहाल करने में, इसको आप कैसे देखते हैं? जो इस समय उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी, जी। वो अध्यक्ष का चुनाव लड़े और मैं महामंत्री का चुनाव लड़ा। दोनों लोग हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के पैनल से छात्र संघ का चुनाव लड़ा और आप दोनों लोगों ने विजय प्राप्त किया। छात्र सभा के उस समय के जो प्रत्याशी थे वो भी हमारे ही जनपद के थे। उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी और उनकी जमानत जब्त हुई। साथ में जो लोग भी लड़े और जो भी अनुसांगिक संगठन और भी लड़े, उन सब लोगों की जमानत जब्त हुई थी और विश्वविद्यालय में एक इतिहास बना था। और उस छात्र संघ का चुनाव का भी एक इतिहास रहा है। किन परिस्थितियों में वो चुनाव में जीता था, उस समय के अखबार मीडिया में सब में है। छात्र सभा के प्रत्याशी को जिताने के लिए उस समय की वर्तमान सरकार ने, तो फिर मैं छात्र संघ का चुनाव इंडिपेंडेंट रूप में लड़ा। स्वतंत्र क्यों आपने लड़ा? क्योंकि आप तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के आप जब छात्र संघ अध्यक्ष बने तो उसके बाद भी कोई चुनाव हुआ क्या? और लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में उससे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला छात्र संघ कोई भी अध्यक्ष नहीं हुआ। रिकॉर्ड वोटों से मैं चुनाव छात्र संघ का। कितने मतों से? सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने एक याचिका दाखिल की थी। उस समय स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे, वो हमारे वकील थे। राजनीति में आपका आदर्श कौन है? ऐसे में डॉक्टर दिनेश शर्मा आपके समय प्रोफेसर थे। आपने संतोष सिंह जी का भी नाम लिया जो विधान परिषद के सदस्य हैं। आपने दयाशंकर सिंह जी का भी नाम लिया जो उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं। ऐसे में बजरंगी सिंह बज्जू जी की अगली तैयारी क्या है? हम आरएसएस के अनुसांगी संगठन छात्र संघ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए लिंग 2 कमेटी की स्थापना की और लिंग 2 कमेटी ने पूरे देश में घूम घूम करके एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। लखनऊ में भी आए थे, हम लोगों से विचार विमर्श हुआ। हम लोग लिंग 2 कमेटी के बहुत सारे विचारों से असहमत थे, हमने असहमत भी जाहिर की थी, लेकिन क्योंकि जेएम लिंगदो उसके चेयरमैन थे लिंग 2 कमेटी के, और मैं भी चाहता हूं कि छात्र संघ के चुनाव जरूर होने चाहिए। उसी के तहत हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव काफी दिनों तक बंद रहे। एक वाकया है कि एक कम्युनिस्ट के एक बहुत बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कंबल ओढ़कर उनका भाषण सुनने गए थे। उस सभा में बैठे हुए थे कंबल ओढ़कर कि मुझे कोई पहचान ना सके। यानी लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ का चुनाव होता है। आप छात्र संघ महामंत्री पद का चुनाव 1999 2000 में लड़े थे। जी हाँ। ऐसे में 1988 में जो यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, वर्तमान में राज्यसभा के मेंबर हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर होते हैं। उन्होंने 1988 में ही अपना कार्यभार संभाला। ऐसे में डॉक्टर दिनेश शर्मा से जब आप छात्र संघ महामंत्री हुआ करते थे तो कैसा संपर्क था आपका? इवन जो हमारी सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की, कांग्रेस पार्टी, उसमें भी आप देख लीजिए तो ज्यादातर जो है। आपने बताया कि आपके लिए राष्ट्र प्रथम है। ऐसे में मेरा प्रश्न ये है कि सत्ता या संगठन, मैंने राष्ट्र को नहीं जोड़ा इसमें, सत्ता या संगठन आपके लिए महत्वपूर्ण कौन है? 11 करोड़ लोगों को तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर वो सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर जिनको जीवन उठाती है। ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी हो चुकी है और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र जी को और मैं संस्कार शरण श्रीवास्तव। स्वागत है आपका फिर से एक बार प्रश्नोत्तर के एपिसोड 17 में। इस बार जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुआयामी प्रतिभाओं के धनी हैं। जी हाँ, वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं और इसी के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री भी हैं, बजरंगी सिंह बज्जू जी। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। अभी मैंने बताया कि आप छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं। ऐसे में मेरा पहला प्रश्न ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़ने कब जाना हुआ? 92 में मैंने यहाँ से इंटरमीडिएट क्लियर किया अपने गांव से, तरुण इंटर कॉलेज कुंडा कुचाई, जो मऊ जनपद का एक विद्यालय है, मेरे गांव के नाम से ही है। वहीं से इंटरमीडिएट करने के बाद
हम लोगों ने, हमारे और भी कुछ मित्र थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी एंट्रेंस दिया और लखनऊ विश्वविद्यालय में, दोनों जगह हमारा एडमिशन हुआ। इलाहाबाद में पहले गया, मैं लगभग 1 महीने रहा, लेकिन मुझे बहुत सटीक वहाँ समझ में आया नहीं। उस समय थोड़ा-सा एडमिशन में जो टाइम था इलाहाबाद और लखनऊ के सत्र में कुछ थोड़ा-सा अंतर था। तो वहाँ का एडमिशन प्रक्रिया लखनऊ में लेट थी, तो मैंने फिर वहाँ पे पता किया और मेरा मेरिट लिस्ट में नाम था, तो मैंने फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली और 92 में मेरा लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काउंसलिंग करवाने के बाद, क्लास करने के बाद भी 1 महीने बाद आपका मन बदला और आपने लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। जी हाँ, कुछ दोस्तों ने हमें राय दी और कुछ दोस्तों से अपनी एक मित्रता थी जिन लोगों ने वहाँ एडमिशन लिया था, तो मैं पुनः लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने प्रवेश लिया। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद छात्र राजनीति से आप कैसे जुड़े? देखिए, मैं अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में था 94-95 में। उस समय विद्यार्थी परिषद की वर्किंग विश्वविद्यालय में चलती थी और भी तमाम छात्र संगठन थे, एनएसयूआई थे, आइसा थी, छात्र सभा थी। लेकिन हम लोग चूंकि शिशु मंदिर से भी बचपन में हम लोग पढ़े, तो स्वाभाविक है एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ हम लोगों का झुकाव रहा और एक संगठन मंत्री जी थे वहाँ पे हम लोगों के, हमारे पूर्व परिचित थे, जो मेरे बड़े भाई के साथ पढ़ते थे, बाद में लखनऊ में वो संगठन मंत्री हुए, संजय शुक्ला जी। और उस समय छात्र राजनीति में लखनऊ विश्वविद्यालय में एक हमारे बड़े भाई संतोष सिंह, जो आज प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। संयोग से हम और वो एक ही छात्रावास में रह रहे थे और संगठन के राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ने के कारण तमाम कार्यक्रमों में भाग लेते लेते एक दूसरे के हम लोग पूरक हो गए और हमें विद्यार्थी परिषद के बैनर तले उन्हें चुनाव लड़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम सभी मित्र उन्हें विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ का महामंत्री बनाया और अध्यक्ष बनाया। और उसके बाद संगठन ने मुझे भी ये जिम्मेदारी दी कि अब आपको चुनाव लड़ना है और मैं विद्यार्थी परिषद के पैनल से छात्र संघ का महामंत्री हुआ और बाद में फिर अध्यक्ष हुआ। आपने बताया कि संतोष सिंह जी के संपर्क में आने से आप विद्यार्थी परिषद के करीब आए और संजय शुक्ला जी के जी हाँ। संपर्क में आने से। जी जिस संतोष सिंह जी की आप बात करें, वो पूर्व में प्रदेश मंत्री भी रहे और वर्तमान में उपाध्यक्ष, जैसा जी कि आपने बताया, जी विधान परिषद के सदस्य 2025 में जी हाँ, बने वो। अभी बनी। ऐसे में 1992 में जब कल्याण सिंह की सरकार तो हुआ करती थी यूपी में, परंतु 6 दिसंबर 1992 के बाद उनकी सरकार गिर गई। ऐसे में विद्यार्थी परिषद को आप लोगों ने क्यों चुना? क्योंकि उस समय तो मुलायम सिंह यादव जी का भी बहुत बोलबाला था। ऐसे में छात्र सभा न चुन करके विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। नहीं, मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे और 92 में तो सर कल्याण सिंह जी थे। नहीं नहीं, 24 जून आपको 19 ध्यान हो 6 दिसंबर के बाद, 1992 हाँ, जी, उसके उसके बाद। उसके बाद उसी समय हम लोगों ने प्रवेश लिया था और मैंने आपसे बताया कि 94 में ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में मैंने थोड़ी सक्रियता दिखाई जी छात्र राजनीति में और छात्र से जुड़े संगठनों से। उस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। जी 92 में बेशक राम मंदिर के ढांचा विध्वंस होने के बाद सरकारें बर्खास्त कर दी गई कल्याण सिंह जी की और उस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और 94 में मैं विद्यार्थी परिषद के संगठन से जुड़ा और विश्वविद्यालय के इकाई प्रमुख के नाते मैंने काम करना शुरू किया और एक राष्ट्रवादी विचारधारा से हम लोगों का अपना पहले से झुकाव रहा है, परिवार भी जनसंघ और सबसे जुड़ा रहा, इसलिए मैंने विद्यार्थी परिषद को चुना। आपने छात्र संघ महामंत्री पद का पहला चुनाव लड़ा विद्यार्थी परिषद के पैनल से, तो ये किस सन में? ये सन 1999-2000 का सत्र था। जी जो इस समय उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी, जी। वो अध्यक्ष का चुनाव लड़े और मैं महामंत्री का चुनाव लड़ा, दोनों लोग हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के पैनल से छात्र संघ का चुनाव लड़ा। और आप दोनों लोगों ने विजय प्राप्त किया। जी हाँ। उसके बाद आपने फिर छात्र संघ अध्यक्ष पद का भी चुनाव लड़ा, शायद निर्दल, नहीं जी विद्यार्थी हाँ। परिषद के ही पैनल से लड़ा। नहीं नहीं, जब मैं छात्र संघ का महामंत्री हुआ तो उस समय 3 साल छात्र संघ के चुनाव बैन हो गए थे। सुश्री मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री हो गई थी सन 2002 में जी और सन 2000 और 2001 का सत्र था जिसमें मैं छात्र संघ का महामंत्री निर्वाचित हुआ और 3 साल चुनाव बंद हो गए। तो इस नाते उसके बाद छात्र संघ का जब चुनाव हुआ, मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने, सरकार बहन जी की गिर गई थी, उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद जब छात्र संघ बहाल किया मुलायम सिंह जी ने, तो फिर मैं छात्र संघ का चुनाव
इंडिपेंडेंट रूप में लड़ा। स्वतंत्र क्यों आपने लड़ा? क्योंकि आप तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें कभी कभी संगठन में हमें लगातार काम करता रहा, लेकिन संगठन ने किसी और को कैंडिडेट बनाया। लेकिन मैं लगातार छात्रों के बीच लोकप्रिय था, मैं छात्र संघ का पदाधिकारी भी था, महामंत्री था। मैंने बहुत से ऐसे काम किए थे जो हमारे साथ छात्रों का एक बहुत जनसमूह रहता था, जिनकी अपेक्षा थी कि नहीं, आपको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। और छात्र राजनीति विचारों की स्वतंत्रता की राजनीति होती है। तो मैं छात्र संघ का चुनाव बिना बैनर के भी मैं इंडिपेंडेंट के रूप में मैं चुनाव लड़ा। ये किस संघ की बात है सर? ये 2004-2005 के सत्र की बात है। आपने जीत भी हासिल किया? हाँ, फिर मैं 2005 और 6 वाले सत्र में मैं छात्र संघ का इंडिपेंडेंट अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, और लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में उससे ज्यादा वोटों से जीतने वाला छात्र संघ कोई भी अध्यक्ष नहीं हुआ। रिकॉर्ड वोटों से मैं चुनाव छात्र संघ का जीता। कितने मतों से? मैं लगभग 3700 मतों से जी। 3700 मतों से मैं छात्र संघ का चुनाव जीता था। और छात्र सभा के उस समय के जो प्रत्याशी थे, वो भी हमारे ही जनपद के थे। उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी, और जमानत? उनकी जमानत जब्त हुई। साथ में जो लोग भी लड़े, और जो भी अनुसांगिक संगठन और भी लड़े, उन सब लोगों की जमानत जब्त हुई थी। और विश्वविद्यालय में एक इतिहास बना था, और उस छात्र संघ का चुनाव का भी एक इतिहास रहा है। किन परिस्थितियों में वो चुनाव में जीता था, उस समय के अखबार, मीडिया में सब में है। छात्र सभा के प्रत्याशी को जिताने के लिए उस समय की वर्तमान सरकार ने कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूका, हर तरह के कार्य किए। लेकिन फिर भी छात्रों का अपार समूह था, और सबका स्नेह मुझे मिले, छात्र छात्राओं का। और एक रिकॉर्ड वोट से हमने छात्र संघ में विजय प्राप्त किया, और विरोधी की जमानत जब्त हुई। यानी आपका कहना ये है कि ये सारा श्रेय, आपके छात्र संघ अध्यक्ष बनने का सारा श्रेय समस्त विद्यार्थियों को जाता है। बिल्कुल जाता है, और समस्त विद्यार्थियों की भावना से ही मैं वो चुनाव लड़ा था। और रिजल्ट ही बताता है कि छात्र संघ में जो निर्वाचन उस साल हुआ, वो विद्यार्थियों की जन भावना से हुआ, न कि किसी सत्ता बल से या किसी के प्रभाव में। राजनीति में आपका आदर्श कौन है? कि राजनीति में स्वाभाविक है, मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा के दल में काम कर रहा हूँ, तो उसके विचारों से मैं प्रभावित था। उस समय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोगों के आदर्श हुआ करते थे। और उससे भी पहले उस विचार को जिन लोगों को जो लोग लेकर आए, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, हम लोगों ने उनके अंत्योदय का जो एक उनकी संकल्पना थी, उसको लेकर एक राष्ट्र निर्माण के काम करने वाले, राष्ट्र के लिए काम करने वाले दल में शामिल होकर काम करने का प्रयास किया। आप जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले रहे हैं, तो ऐसे में मेरा प्रश्न ये है कि विद्यार्थी परिषद से फिर भाजपा की तरफ कब आना हुआ? मैं उसके बाद जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ, तो स्वाभाविक था, चूंकि मैं सबसे हमारे संबंध थे ही, और मैं विद्यार्थी परिषद के ही कार्यकर्ता के रूप में था। तो मैं लगातार उसके बाद जो चुनाव हुए, मैं अपने जनपद में मैंने अपना रुख किया, और जो भी यहाँ पे चुनाव हुए, उस चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर प्रत्याशी को मदद करने के लिए मैंने पार्टी के साथ काम करना शुरू किया, और लगातार तब से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। 9 जुलाई सन 1949 को विद्यार्थी परिषद का स्थापना होता है। ऐसे में स्थापना काल से अभी तक यदि किसी से भी पूछा जाए कि क्या विद्यार्थी परिषद भाजपा की विंग है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी के विंग नहीं है, बल्कि हम स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। और ऐसे में विपक्ष में जो भी प्रतिद्वंदी हैं विद्यार्थी परिषद के, जैसे छात्र सभा, एनएसयूआई और भी जो संगठन है छात्र संगठन, उनका कहना ये है कि विद्यार्थी परिषद भाजपा की विंग है। ऐसे में आप तो विद्यार्थी परिषद में काम भी किए हैं, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, छात्रों के बीच काम करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां और बहुत सारे ऐसे संगठन भी हैं जो डायरेक्ट राजनीति में नहीं है, लेकिन उनके अनुसांगिक संगठन है जो छात्र राजनीति में छात्रों के बीच काम करते हैं। उनकी दिशा छात्र राजनीति में भी उनका इंटरेस्ट होता है। और जहाँ तक विद्यार्थी परिषद की बात है, तो एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है, और आज दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। जी। और निश्चित रूप से ये भी हम मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम विंग के रूप में तो नहीं है, लेकिन उसके विचारों से उसके साथ हम काम करते हैं। और हम एक आनुषांगिक संगठन है, और हम आरएसएस के आनुषांगिक संगठन हैं।
और मैं समझता हूं आरएसएस का ही अनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है, जो उसके विचार परिवार को लेकर काम करता है। हम सभी जितने भी संगठन हैं, आरएसएस से निकले हुए हमारे बहुत सारे संगठन काम करते हैं, जो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ और अन्य संगठनों को मिलकर उस विचार परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी साथ मिलकर काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 से ज्यादा अनुषांगिक संगठन है। ऐसे में विद्यार्थी परिषद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही अनुषांगिक संगठन है। और आपने भी बताया कि आप भाजपा की विंग तो नहीं है विद्यार्थी परिषद, परंतु विचार आपका जरूर मिलता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आप लोगों का मातृ संगठन है। ऐसे में विद्यार्थी परिषद में भी आपने लंबे समय तक कार्य किया और भाजपा में भी आप कार्य कर रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा लगता है कभी-कभी कि किस कारण जो राजनीति में प्रतिद्वंदी हैं आपके, वो लोग किस कारण कहते हैं कि भाजपा की विंग है विद्यार्थी परिषद? ये स्वाभाविक है, जब हम समान विचार पे काम करते हैं, साथ काम करते हैं, तो लोग मानते हैं कि अलायंस के रूप में लोग देखते हैं। जैसे आज आपने देखा भी वर्तमान राजनीति में बहुत सारे अलायंस हैं। एक हमारा एनडीए गठबंधन है, जी, एक इंडिया गठबंधन है। तो ये सब अपने-अपने विचारों के अनुसार सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसे में लोगों को ये लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, उसके सिद्धांतों के बहुत करीब हैं, तो हम उसके साथ काम करते हैं, इसलिए उनका अपना एक सोचना हो सकता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की कोई विंग है। लखनऊ विश्वविद्यालय के आप जब छात्र संघ अध्यक्ष बने, तो उसके बाद भी कोई चुनाव हुआ क्या? जी नहीं, जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना, उस समय कुछ प्रदेश में और क्या पूरे एक देश में कुछ इस तरह का माहौल था कि छात्र संघों को लेकर थोड़ी-सी अराजकता, जिसे मैं जो चुनाव जीता, जी, उसी चुनाव में इतनी अराजकता हुई थी। मैंने बताया आपको कि मीडिया और चैनलों के माध्यम से अगर उस समय आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि छात्र संघ को लोगों ने अपनी जागीर बना लिया था राजनीतिक पार्टियों में। और विशेषकर जो सरकारें रहती थीं, उनको लगता था कि हम जिसको चाहेंगे उसको अध्यक्ष बनाएँगे। तो इस तरह के माहौल में छात्र संघ में के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए लिंग 2 कमेटी की स्थापना की। जी, और लिंग 2 कमेटी ने पूरे देश में घूम-घूम करके एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। लखनऊ में भी आए थे, हम लोगों से विचार विमर्श हुआ। हम लोग लिंग 2 कमेटी के बहुत सारे विचारों से असहमत थे, हमने असहमत भी जाहिर की थी। लेकिन चूँकि जेएम लिंगदो उसके चेयरमैन थे लिंग 2 कमेटी के, और जब हम आमना-सामना हुआ, हम लोगों से वो विचार अपना लेने आए, तो कई बातों पर बहुत तगड़ी असहमति थी हमारी। लेकिन उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। उस कोड ऑफ कंडक्ट में एक तरह से छात्र संघ को पंगु कर देने का के विधि-विधान थे। जिसको लेकर के हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने एक याचिका दाखिल की थी। उस समय स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे, वो हमारे वकील थे। 2-3 बार हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन चूँकि हम लोग एक छात्र राजनीति करते थे, हम लोगों के पास इतना संसाधन नहीं था कि हम लोग उसकी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर पाएँ। आज भी वो मामला सब जुडिशियल है, लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट बना वही लागू हुआ तमाम महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में। उसी के तहत हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव काफ़ी दिनों तक बंद रहे। बीच में एक बार 2012 में छात्र संघ के चुनाव बहाल हुए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन फिर वो मामला हमारे यहाँ सब जुडिशियली कोर्ट में चला गया। कुछ लड़के थे जो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट से प्रभावित हो रहे थे, तो वो सब हाई कोर्ट चले गए और मामला फिर टल गया। तब से कोई इस तरह का कोई माहौल बन नहीं पाया, और तमाम हमारे जो छात्र संगठन काम कर रहे हैं कैंपस में, प्रयास कर रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि छात्र संघ के चुनाव ज़रूर होने चाहिए। छात्र संघ से ही लखनऊ विश्वविद्यालय हो या कोई भी महाविद्यालय हो या कोई विश्वविद्यालय हो, उसकी छात्रों से ही पहचान होती है। और मैं समझता हूँ कि जिस विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ के चुनाव होते हैं, शिक्षक संघ के चुनाव होते हैं, और जिन छात्रों की वजह से विश्वविद्यालय की पहचान है, उनकी भी एक बॉडी होनी चाहिए, भी हुई है, और छात्र संघ का गठन होना चाहिए। यानी लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ का चुनाव होता है जी हाँ, अभी भी? अभी भी होता है, कर्मचारी संघ का भी होता ऐसे में मेरा प्रश्न ये है कि छात्र संघ पर रोक किसने लगा रखा है, कोर्ट ने या फिर सरकार ने? है। नहीं, कोर्ट में कुछ मामले हैं जिसको लेकर विश्वविद्यालय को ही स्पष्टीकरण देना है। क्योंकि छात्र संघ को लेकर विश्वविद्यालय हो या कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबकी अवधारणा बहुत अच्छी नहीं होती। वो नहीं चाहते हैं कि छात्र संघ के चुनाव हो और छात्रों का कोई ऐसा मंच बने जो उनके कृत्यों को के ऊपर सवाल उठा सके। इसलिए जो है, ये मामला थोड़ा-सा सब जुडिशियल है हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय का, इसलिए चुनाव नहीं हो पा रहा है। और हमें लगता है कि सभी संगठन संघर्ष कर रहे हैं और जल्दी छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। जल्द ही मतलब कब सर?
क्योंकि अब ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन और कोर्ट मैटर है, कोर्ट का डिसीजन कराने के बाद ही संभव है। क्या आज आज भी आप लोग प्रयासरत हैं इसके लिए? हाँ, तभी सभी सारे संगठन है, सारे विद्यार्थी संगठन इसके लिए काम कर रहे हैं, कैंपस में एक्टिविटी रखती है। लखनऊ विश्वविद्यालय के जूनियर लाइब्रेरियन पदाधिकारी रहे शंकर दयाल शर्मा जी, जो भारत के 9वें राष्ट्रपति भी हुए। जी। ऐसे में इतने प्रतिभाशाली लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले या फिर छात्र संघ से निकले, उसके बाद भी इतना लंबा समय लग रहा है छात्र संघ को बहाल करने में, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, नहीं, छात्र संघ बीच-बीच में पहले भी ब्रेक हुए हैं, आपातकाल में हुए, इससे पहले भी कई बार ब्रेक हुए। और जहाँ तक है कि लखनऊ विश्वविद्यालय हो या किसी भी विश्वविद्यालय से निकले छात्र नेता, तमाम पदों को सुशोभित किया, तमाम राजनीतिक दलों में वो काम कर रहे हैं और आज भी बहुत सारे दलों में मजबूत स्तंभ के रूप में अपनी-अपनी पार्टियों और अपने-अपने विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पर्टिकुलर लखनऊ विश्वविद्यालय में ही छात्र संघ चुनाव इस समय बैन है, बाकी तमाम विश्वविद्यालयों में चुनाव हो रहे हैं। आप छात्र संघ महामंत्री पद का चुनाव 1999 2000 में लड़े थे। जी हाँ। ऐसे में 1988 में जो यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, वर्तमान में राज्यसभा के मेंबर हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर होते हैं। उन्होंने 1988 में ही अपना कार्यभार संभाला। ऐसे में डॉक्टर दिनेश शर्मा से जब आप छात्र संघ महामंत्री हुआ करते थे, तो कैसा संपर्क था आपका? नहीं, नहीं, डॉक्टर साहब तो हमारे विचार परिवार से पहले जुड़े थे, विश्वविद्यालय में वो हमारे प्रोफेसर हैं और हम लोग एक छात्र के रूप में, हमारे गुरु के रूप में उनसे हमारा संपर्क रहा। चूँकि वो हमारे विचार परिवार के साथ जुड़े थे और आपको पता हो उसके बाद वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने और उन्होंने जो है राष्ट्रीय स्तर पे भी युवा मोर्चा में काम किया। उसके बाद संगठन में लगातार काम किया। तो एक विचार परिवार और उस पार्टी के नाते हम लगातार उनसे संपर्क में हैं और आज भी वो हम लोगों के लिए गुरु के रूप में हैं, हमारे मार्गदर्शक के रूप में हैं, हमेशा उनके संपर्क में रहे। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी कहते हैं कि पहला मेयर का चुनाव लखनऊ से उन्होंने एक वर्ड के कारण जीता। वो वर्ड था जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके लिए प्रचार करने आते हैं, तो वो कहते हैं कि कुर्ता तो आपने मुझे दे दिया, अब पैजामा भी दे दीजिए। और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का कहना है कि इसी वर्ड से वो चुनाव जीत जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर दिनेश शर्मा आपके समय प्रोफेसर थे। आपने संतोष सिंह जी का भी नाम लिया जो विधान परिषद के सदस्य हैं। आपने दयाशंकर सिंह जी का भी नाम लिया जो उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं। ऐसे में बजरंगी सिंह बज्जू जी की अगली तैयारी क्या है? देखिए, आपने कई सवाल एक साथ जोड़ दिए। अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था और वो वाक्पटुता थी, उनकी भाषण शैली ऐसी थी कि विपक्ष के लोग भी उनके भाषण सुनने जाते थे। एक वाकया है कि एक कम्युनिस्ट के एक बहुत बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कंबल ओढ़कर उनके उनका भाषण सुनने गए थे। उस सभा में बैठे हुए थे कंबल ओढ़कर कि मुझे कोई पहचान ना सके। इतने उनके भाषणों से लोग प्रभावित होते थे। तो स्वाभाविक है, डॉक्टर साहब जब दिनेश शर्मा जी मेयर का चुनाव लड़ रहे थे, उनके दोनों चुनाव में हम लोग सहभागी रहे हैं और उनके चुनाव को लड़ाने के प्रबंधन में भी हम लोगों की भूमिका रही है। और अटल जी का चूँकि संसदीय क्षेत्र था और लखनऊ महानगर जो है नगर निगम बहुत बड़ा नगर निगम है और उसकी अपनी एक स्वयं की प्रासंगिकता है और उसका मेयर बनना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और अटल जी के भाषण शैली से निश्चित रूप से डॉक्टर साहब चुनाव जीते थे और उससे पहले भी जो है अटल जी ने भी अपने भाषण शैली लखनऊ के लोकसभा क्षेत्र में एक अपनी पहचान साबित की थी और लोगों ने उन्हें पसंद किया था, वहां से सांसद बनाया। आपकी अगली रणनीति क्या है सर? और जहाँ तक आपने जो सवाल किया कि हमारी अगली रणनीति क्या है, हम लोग एक विचार परिवार को लेकर एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है राष्ट्र प्रथम और देश के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने विचारों को आगे बढ़ाती ही रही है और हम उसी विचार को लेकर लंबे समय से काम कर रहे हैं और लगातार काम करते रहेंगे। हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश हो या हमारा देश हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहे ताकि राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाने का, हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का क्रम जारी रहे। आपने बताया कि आपके लिए राष्ट्र प्रथम है। ऐसे में मेरा प्रश्न ये है कि सत्ता या संगठन, मैंने राष्ट्र को नहीं जोड़ा इसमें, सत्ता या संगठन आपके लिए महत्वपूर्ण कौन है? क्योंकि आप क्षेत्रीय मंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी देखिए, गोरखपुर क्षेत्र के। किसी भी दल का
संगठन सबसे महत्वपूर्ण होता है, और संगठन जब मजबूत होगा तभी हम सत्ता में आएंगे। आज हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं, आपको पता हो भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ के रूप में काम की, उसके बाद 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उस समय से लेकर आज तक एक लंबे संघर्ष के बाद संगठन को मजबूत करते 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 आज हम इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे ज्यादा संख्या वाला जो है राजनीतिक दल है, जिसके लोग सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो निश्चित रूप से संगठन अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण होता है, और संगठन जब महत्वपूर्ण होगा और संगठन मजबूत होगा तभी हम सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं। अभी जल्द ही नितिन नवीन जी आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ऐसे में विपक्ष और खास करके अखिलेश यादव जी का कहना ये था कि जो केंद्र में मंत्री हैं पंकज चौधरी जी, वो पिछड़े समाज से आते, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, और जो राज्य में मंत्री हैं नितिन नवीन जी यानी बिहार सरकार में, वो सामान्य वर्ग से आते हैं और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में अखिलेश यादव जी का आरोप ये था कि पिछड़ों को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पीछे कर रही है। इस पे आपका क्या कहना है? कि अखिलेश जी एक प्रदेश के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी सोच वहीं तक रहती है। आजकल वो एक पीडीए पीडीए का नारा दे रहे हैं, और पीडीए को कितना प्रासंगिक रूप में वो आत्मसात करते हैं, ये सभी लोग देखते हैं। उनके पीडीए में कौन है, ये सभी यहाँ की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, और इस देश का सबसे बड़ा दल है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उसमें जातिवाद और अगड़े और पिछड़ों को लेकर काम नहीं होता। अगर देखा जाए, चूंकि आपने सवाल अगड़ों और पिछड़ों से जोड़ दिया, हमारे अध्यक्ष और प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो ये हमारे हम, उनका हम हमारे आरोप था। हमारे प्रधानमंत्री कौन है, पिछड़े समाज से। हमारे गृह मंत्री कौन है। पिछड़े समाज से। तो ऐसे में इस तरह का सवाल उठाना, चूंकि उनकी सोच प्रदेश तक सीमित है, इसलिए वो सवाल उठाकर प्रदेश के में जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल कभी भी अपने विचारों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, जाति को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का अपना एक निर्णय था, और नितिन नवीन जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, और नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ही ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी में नीचे का भी कार्यकर्ता जो एक बूथ का काम कर रहा है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, न कि इन परिवारवादी पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों के, जिनके वंश अभी आने वाली जो पीढ़ी है वही तय करती है। वो उन्हीं का तय होता है कि भविष्य में मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, और कल को उनका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। ऐसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे बिहार में आपने देखा, तमाम इस तरह की क्षेत्रीय जो पार्टियां, उनके परिवार ही के लोग उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। इवन जो हमारी सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की, कांग्रेस पार्टी, उसमें भी आप देख लीजिए तो ज्यादातर जो है एक परिवार का ही दबदबा रहता है, उसी परिवार का निर्णय होता है, वही आला कमान होता है। आपने बताया कि ये इंडिया अलायंस, ऐसे में ये लोग कहते हैं कि गरीबी बहुत बढ़ रही भारत में। ऐसे में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी ने 2011-12 और 2023-24 के अनुसार एक शोध पत्र जारी किया। उन्होंने सरकार को ये शोध पत्र देते हुए ये बताया कि 2011-12 में भारत में गरीबी 21.9% था, और वहीं जब वो 2023-24 में जब ये शोध पत्र सरकार को सौंपते हैं तो 2.3% भारत में गरीबी बचा है। ये अरविंद पनगड़िया जी की शोध पत्र बताती है। ऐसे में इस डाटा को जब हम उनके पास ले जाते हैं, विपक्षी दल के पास, और बताते हैं कि ये डाटा है, तो उनका कहना ये होता है कि ये सारे डाटा भाजपा द्वारा बनाए जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो विपक्ष के लोग होते हैं, स्वाभाविक है वो कभी भी सरकार की अच्छी नीतियों का भी समर्थन नहीं करते। जो डाटा आपने अभी बताया अरविंद पनगड़िया जी ने, ऐसा नहीं है, ये संस्थाएं कोई भारतीय जनता पार्टी की बनाई नहीं हुई है। जब से इस देश में लोकतंत्र हुआ, सरकारें आई और एक लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, ये संस्थाएं तभी से बनी हुई हैं, और उन्हीं संस्थाओं के आधार पर इस तरह की रिपोर्टें आती रहती हैं, और उसी रिपोर्ट को लोग जनता मानती है। निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से जब से इस देश की कमान संभाली है, इस देश की सरकार को एक मजबूत सरकार के रूप में देने का काम किया है। दुनिया में इस देश के मान सम्मान को बढ़ाया है। आज आप गर्व से कह सकते हैं कि इसके कंपटीटर हैं, विकसित देशों के कंपटीटर हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी इकोनॉमी बनी हुई है।
और आपने खुद बताया कि 11-12 2011-12 में कुछ 21 दशमलव कुछ 21.9 परसेंट थी, आज 2 पॉइंट कुछ गरीबी है। 11 करोड़ लोगों को तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर वो सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर जिनको जीवन उठाती है। पूरे देश में लगभग हमें लगता है 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम इस सरकार ने किया है। और आज जिस तरह से ये सरकार गांव, किसान, नौजवान सबको ध्यान में रखकर योजनाएं लाती है, आज इस देश का हर एक नागरिक जो भी सरकार के कार्यों से प्रभावित है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ न मिल रहा हो। और आज देश में एक मजबूत सरकार काम कर रही है और इतिहास है कि तीसरी बार सरकार इतने अच्छी तरह से रिपीट होकर आना ये दर्शाता है कि इससे पहले की जो भी सरकारें रही हैं उनकी लोकप्रियता में और मोदी जी की लोकप्रियता में बहुत अंतर है। सर, इसी के साथ साथ बेरोजगारी दर भी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 2014 में 8.7% थी भारत में बेरोजगारी दर, और वहीं जब 2025 में उन्होंने अपना डाटा दिखाया तो 4.3% बचा है। इसको भी नहीं मानते, और इसी के साथ साथ वो तो मीडिया पर भी आरोप लगाते हैं कि मीडिया गोदी मीडिया है, जबकि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए, तो दूरदर्शन ने उनका 56 मिनट का इंटरव्यू लिया सरकारी चैनल में, और उस समय यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी, और उस 56 मिनट के इंटरव्यू को भी उन्होंने केवल 34 मिनट के लिए दिखाया, वो भी प्रसार भारती के दबाव में आकर के। ऐसे में खुद भी इतना कुछ किया और इसके बाद भी वो गोदी मीडिया कहते हैं इसको। देखिए, ये उनकी हताशा है। एक लंबे संघर्ष के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। तमाम तरह के निगेटिव नैरेटिव बनाते रहते हैं और अपनी ही बनाई संस्थाओं पर अविश्वास जताने का काम करते हैं। क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया है, तो स्वाभाविक है विपक्ष में रहते रहते अब वो उनकी कुंठा ग्रसित हो गए हैं लोग। तो जो चीजें दिख रही हैं सामने, जो आंकड़े बता रहे हैं, उसको भी ये लोग मानने का काम नहीं करते हैं और संस्थाओं पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। और ये आरोप इसलिए लगाते हैं कि इन लोगों ने स्वयं सत्ता में रहते हुए इस तरह के काम किए, उन संस्थाओं का दुरुपयोग किया, आंकड़े प्रस्तुत किए, जो जो उनके मन में ये हमेशा भ्रम बना रहता है कि अन्य सरकारें भी इस तरह के काम कर सकती हैं, इसलिए इस तरह का वो आरोप लगाते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से उन संस्थाओं के आंकड़े हैं और आज देश एक मजबूत स्तंभ के रूप में बना है। उनके आरोपों में अगर सत्यता होती तो स्वाभाविक है कि देश आज कहाँ पीछे जाता। हम भारत की चौथी इकोनॉमी नहीं बनते। आज उत्तर प्रदेश देश का सेकेंड नंबर का जो है इकोनॉमी हो गया है। महाराष्ट्र के बाद हम आज उत्तर प्रदेश देश का दूसरा इकोनॉमी जोन है। तो विपक्ष हताशा में इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं, स्वाभाविक है, चलता है इसमें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी उत्तर प्रदेश हो रहा। बिल्कुल हो रहा है। देखिए, जब से मुख्यमंत्री बने हैं पूज्य आदित्य योगीनाथ जी, 4 जो है ट्रैकिंग ग्राउंड सेरेमनी हो चुकी हैं और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है हुआ है और इसमें बहुत सारी चीज़ें तो धरातल पर दिख भी रही हैं और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश भविष्य में एक मजबूत प्रदेश के रूप में देश के योगदान में, आर्थिक योगदान में अपना काम करेगा। 2027 से पहले चूंकि भाजपा की सरकार है यूपी में, ऐसे में कुछ बड़ा भी हो सकता है आपके गृह जनपद मऊ में, कोई तोहफा? नहीं नहीं, 27 चुनाव से क्या संबंध है। चुनाव तो होते ही रहते हैं और पर्टिकुलर कोई सरकार किसी एक जनपद के लिए काम नहीं कर रही है और इस सरकार ने तो हर जनपद के लिए बहुत कुछ दिया है। आप देखिए, लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज दिया है, हर जिले में हर ब्लॉक में जो है बालिका विद्यालय दिया है, हर ब्लॉक में बहुत सारी ऐसी योजना, ग्राम सचिवालय हो गए और हर ब्लॉकों में बारात घर है, गाँव में बारात घर है। इस तरह की एक योजनाएं हैं जो हर जिले को मिल रही हैं और हर जिले के विकास में ये सरकार काम कर रही है। और जहाँ तक मऊ जनपद की बात है तो मऊ में भी हमारे 2-2 मंत्री हैं जो विकास के काम को आगे बढ़ा रहे हैं और आज मऊ में भी पिछले जो हमारे 10 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, 9 साल हो ही गए, इसमें मऊ का विकास लोगों को दिख रहा है। तमाम नए काम हुए हैं,
तमाम सड़कें बनी हैं, लोगों के विश्वास को सरकार ने जीता है। आपको सर छात्र संघ ने संयम सिखाया या फिर कोई सबक दिया? नहीं नहीं, देखिए छात्र संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक नेतृत्व डेवलप करता है, और छात्रों के बीच जब हम उनकी इन समस्याओं को लेकर नेतृत्व करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हम संयम और संगठन दोनों को लेकर हमारी प्रतिबद्धता होती है।